नमस्कार, मैं बीबी उपाध्याय एडवोकेट। आज के इस वीडियो में आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं और इसकी धारा 1 में यह बताया गया है कि यह कानून किस तिथि से लागू होगा और देश के किन हिस्सों में लागू होगा। पहले यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 के समाप्त कर दिए जाने के बाद यह कानून जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ ही साथ पूरे देश में लागू होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कानून को बनाने का उद्देश्य दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करना रहा है। दहेज के अभिशाप को समाप्त करने के मकसद से संसद द्वारा इस कानून को बनाया गया था, जो कि आज बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इस अधिनियम की धारा 2 में दहेज शब्द की परिभाषा दी हुई है, यानी दहेज किसे कहते हैं इसके बारे में धारा 2 में बताया गया है। इसके अनुसार दहेज के अंतर्गत वे सभी संपत्तियां आएंगी, वे सभी मूल्यवान प्रतिभूति आएंगे जो शादी के समय दिए जाते हैं या शादी के पहले दिए गए हों या शादी के बाद किसी भी समय दिए गए हों, उन सभी को दहेज माना जाएगा। यानी धारा 2 के तहत वे संपत्तियां जो शादी के समय दी जाती हैं या शादी के पहले दी जाती हों या शादी के बाद दी जाती हों, दहेज कहलाएंगी, जो मूल्यवान हो, जो कीमती हो। यानी जो छोटे मोटे उपहार शादी के समय दिए जाते हैं उन्हें दहेज नहीं माना जाएगा, वे दहेज शब्द की परिभाषा में नहीं आएंगी। इसी प्रकार से मुस्लिम कानून के तहत जो मेहर दिया जाता है वह मेहर भी दहेज नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से हम आपको यह भी बता दें कि शादी के समय या शादी के पहले या शादी के बाद में जो उपहार, जो गिफ्ट वर और वधू को दिया जाता है माता पिता द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा या सगे संबंधियों द्वारा, तो उन सभी उपहारों की एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए, ऐसा नियमावली में कहा गया है। तो उस नियमावली में दिए गए प्रारूप में उन सभी उपहारों की लिस्ट बनाई जानी चाहिए और यदि ऐसी लिस्ट बना ली गई है तो उन सब उपहारों को दहेज नहीं माना जाएगा। यदि उन उपहारों को देने वाले व्यक्ति के हैसियत के अनुसार उस उपहार की कीमत है तो उसे दहेज नहीं माना जाएगा। यानी अगर मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने, माता ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने कोई ऐसा उपहार दिया हो जो उसकी हैसियत से बढ़ चढ़ करके हो, उसकी हैसियत से ज़्यादा मूल्यवान हो, तो उसे दहेज माना जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो उन सभी उपहारों को दहेज नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम की धारा 8 में यह बताया गया है कि इस कानून के तहत किए गए अपराध संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे और अशमनीय होंगे। यानी कि इस धारा के तहत दहेज लेने और देने का अपराध यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, अजमानतीय अपराध होगा, जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिल पाएगा। और इसी तरह से इस कानून के तहत किए गए अपराधों में कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसमें जो अपराध होता है वह कंपाउंडेबल नहीं होता है, शमनीय नहीं होता है। यानी पक्षकार यदि चाहें तो वे आपस में समझौता करके इस अपराध को खत्म नहीं करवा सकते हैं, ऐसा धारा 8 में बताया गया है। और इसी धारा 8 के उपधारा क में यह बताया गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, सबूत का भार होगा, वह आरोपी व्यक्ति पर ही होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपराधिक विधि का यह सामान्य नियम है कि आरोपी व्यक्ति को, अभियुक्त को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। यानी
जो व्यक्ति यह कहता है कि फला व्यक्ति ने अपराध किया है, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति को ही यह साबित करना होता है सभी संदेहों से परे, यानी बिना किसी संदेह के पूरी तरह से यह साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो यह कहता है कि फला व्यक्ति ने अपराध किया है। इसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, सबूत का भार कहते हैं। चूंकि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस ही अभियोजन चलाती है न्यायालय में, तो पुलिस को ही, अभियोजन पक्ष को ही यह साबित करना होता है कि वह जिसके ऊपर अपराध किए जाने का आरोप लगा रही है उसी ने अपराध किया है। लेकिन इस कानून की धारा 8क में आपराधिक विधि के सामान्य नियम का अपवाद बताया गया है कि सबूत का भार स्वयं आरोपी व्यक्ति पर होगा, यानी उसको ही यह साबित करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है, यानी कि उसने दहेज की मांग नहीं की है, दहेज नहीं लिया है। तो ये थी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको इसके अन्य प्रावधानों के संबंध में जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।